Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। गुड इवनिंग फ्रेंड, वंस अगेन हम आपके साथ जुड़ रहे हैं एक नए ज्वलंत टॉपिक को लेके, जो कि एक बिजनेसमैन को इसके बारे में समझना सीखना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं आपको बताऊंगा जो भी इंफॉर्मेशन हमारे को मिलता है हम इमीडिएटली आपके साथ शेयर करते हैं। आज हम बात करेंगे एमएसएमई एक्ट के बारे में। एमएसएमई एक्ट आपको पता है, एमएसएमई एक्ट वैसे तो 2006 का है। सो एमएसएमई एक्ट 2006 में गवर्नमेंट ने बहुत सारे बदलाव किया है। 2019 ऑनवर्ड इस पर बहुत सारे चेंजेस आए हैं और इसमें एक लेटेस्ट चेंजेस ये आया है कि जो एमएसएमई के वेंडर हैं उसको उसके बायर्स टाइमली पेमेंट दे, इसका एश्योरेंस गवर्नमेंट देना चाहती है। तो आइए मैं आप उस टॉपिक को डिस्कस करूंगा यहाँ आपके साथ और आपको बताऊंगा कैसे ये है। तो किसी भी, आपको पता है, किसी भी कंपनी के किसी भी कंट्रीज़ के इकोनॉमिक्स पर एमएसएमई का एक बहुत ही इम्पैक्ट होता है, एमएसएमई बिजनेस को ग्रो करना। तो सिमिलरली गवर्नमेंट अपने इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो हमारे करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी यह एमएसएमई एक्ट जो बेसिकली एमसीए गाइडलाइंस से चलता है, तो एमसीए के गाइडलाइंस में कुछ चेंजेस ऐसे किया गया है ताकि जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं, जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उसके पैसे मार्केट में ना डूबे और उसकी रिकवरी स्मूथली हो जाए, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशंस कंट्रीज़ के इकोनॉमिकल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा है। आज हम आपको डिस्कस करेंगे कौन से बिजनेस एमएसएमई एक्ट के अंदर में आता है। तो एक है वो जो स्मॉल बिजनेस है, यानी 1 करोड़ से नीचे का उसका कैपिटल्स है और 5 करोड़ से उसका टर्नओवर शुड बी लेस देन 5 करोड़ होना चाहिए। दूसरा आता है स्मॉल इंडस्ट्रीज़, 10 करोड़ से कम का कैपिटल और 5 करोड़ से कम का टर्नओवर होना चाहिए। फिर हम आ जाते हैं 50 करोड़ से कम का टर्नओवर, और लार्ज में आता है 50 से ज़्यादा और 200 से नीचे तक का इसका टर्नओवर होना चाहिए। सो दैट इज़ 1 करोड़ से 5 करोड़ तक का माइक्रो इंडस्ट्रीज़ है, 10 करोड़ से 50 करोड़ तक का स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है, और 50 से 250 करोड़ या उसके ऊपर जो भी जा रहा है वो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ है। यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोटेक्शंस इस स्केल को नहीं दे रहा है जो मीडियम स्केल में है। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन जो गवर्नमेंट दे रही है वो मैक्रोस को दे रही है, मैक्रो इंडस्ट्रीज़ को, और स्मॉल इंडस्ट्रीज़, यानी जो इस एक्ट के बारे में जो रूल 16 है उसके बारे में जो हम आज डिस्कस करेंगे, उसका बेनिफिशियरी कौन होगा, मैक्रो इंडस्ट्रीज़ होगा या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होगा। तो विल सी इट ओवर देयर। सबसे पहले एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले आप जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको ये उद्योग के अंदर में तो उद्योग रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो ये है इसका वेबसाइट जिसके अंदर में आप उसको रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उद्योग रजिस्ट्रेशन gov.in पे जाके। फिर आपको प्रोसीड्योर को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको बैंक अकाउंट नंबर का डिटेल्स, उसके बिजनेस एक्टिविटीज़ का डिटेल्स आपको देना पड़ता है। फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट इसके लिए आधार कार्ड को सबमिट करना पड़ता है, बिजनेस के डिटेल्स होता है वो चीज़ आपको सबमिट करना पड़ता है। फिर हम आ जाते हैं सबमिशन ऑफ द डिक्लेरेशन फॉर्म। यू हैव टू डिक्लेयर दैट फॉर्म, कि आपके जो डिक्लेयर फॉर्म का फॉर्मेट भी आप वहाँ से डाउनलोड करके उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। फिर इसके साथ क्या आता है, जनरेट द ऑनलाइन पासवर्ड का, यानी OTP बेस्ड वेरिफिकेशंस हो जाएंगे आपको कोड को। वंस यू रिसीव द OTP यू कैन बी एबल टू रजिस्टर योरसेल्फ। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज
हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है। और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की, तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है? आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है, जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन, जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग, GST, टैली, ERP 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ESI एंड PF एंड MIS सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, फिर इंतजार किस चीज का है? प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। एंड यू विल गेट अ सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ओवर देयर। तो ये चीज़ हम आपको डिस्कस करने जा रहे थे, कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। सो बेस्ड ऑन दैट विल सी हियर। तो MSME में जिसने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया उसका क्या बेनिफिट मिलेगा उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को? तो उसको एक लीगल फॉर्मेट एंटिटीज मिल जाती है, उसको एक लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। फिर उसके बाद वो MSME में रजिस्टर होने के लिए एलिजिबल हो जाता है फॉर द डिफरेंट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गवर्नमेंट से रिसीव करने के लिए। या बैंक के जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है उसमें से उनको लोन मिलता है। बहुत ही मिनिमम रेट पे ये लोन होता है, 6.7 के आसपास का रेट होता है। और फिर हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर कि डिपार्टमेंट एजेंसीज जो है वो MSME के अंदर में जो प्रोसेस फॉलो करता है उसको बेनिफिट मिलता है। तो दीज आर द थिंग्स विच ही कैन अवेल ओवर दियर। नाउ हम आपको आगे बताते हैं कि अगर आप MSME में रजिस्टर्ड करते हैं तो MSME रजिस्ट्रेशन का जो एक्ट है वो दैट एक्ट इज कॉल्ड MSME एक्ट, MSME D एक्ट। टाइमली पेमेंट को एश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको द पेमेंट शुड बी ऑन टाइमली, इसको एश्योर करने के लिए। क्यों ये टाइमली पेमेंट होना चाहिए? क्योंकि ये तो छोटे छोटे वेंडर्स हैं, इसके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल तो नहीं है। देख ला हमने 50 लाख से कम, 50 करोड़ से कम का इसका कैपिटल है। तो इसके लिए पेमेंट को स्मूथाइज करना, कैश क्रंच को कवर अप करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्शन दे रही है यहाँ पे कि उसके जो पेमेंट्स हैं वो रेगुलर होए और उसका कहीं ब्लॉक ना हो जाए फ्लो। क्योंकि अगर एक बार उसका फ्लो ब्लॉक हो जाएगा तो उसके लिए कैश एक बहुत बड़ा समस्या है, उसको मैनेज कर पाना। और उसके जो एक्सपेंसेस हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, मेंटेनेंस से रिलेटेड, डेली एक्सपेंसेस, सैलरी, कई बार तो लोग सैलरी लोन लेके सैलरी को पेरोल लोन लेके उसको कंप्लीट करना पड़ता है। तो दिस ऑल चैलेंजेस को स्मूथनाइज करने के लिए, फ्लो में रखने के लिए गवर्नमेंट ने ये सारे प्रोविजंस दिए हैं उस छोटे छोटे वेंडर्स को जो कि MSME एक्ट के अंदर में अपने आप को रजिस्टर करा रखा है। लेट्स से कैसे उसके पेमेंट को फ्लो में लाना है। तो सबसे पहले माँ बाप को बताते हैं, अगर आपने किसी भी MSME एक्ट के पर्सन, जो भी MSME इंडस्ट्रीज़ है जिसका कि उद्योग आधार है और जो कि उद्यम का नंबर से रजिस्ट्रेशन है, उसके लिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका पेमेंट शुड बी देयर विद इन। तो यहाँ पे सेक्शन 15 बताता है कि कैसे उसका पेमेंट 15 दिन से 45 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपका कोई सप्लायर जो आपको सप्लाई करता है मटेरियल्स और वो अपने आप को रजिस्टर करा रखा है MSME में, और वो जो है इस MSME के मीडियम और स्मॉल यानी माइक्रो, सॉरी मीडियम नहीं, माइक्रो और स्मॉल यानी 50 करोड़ से कम का टर्नओवर वाला है, तो उस केस में आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका पेमेंट आप 15 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते अगर आपने कोई एग्रीमेंट नहीं साइन कराया है तो। और अगर मान लीजिए आप कहेंगे कि मैंने तो 60 दिन का एग्रीमेंट करा रखा है तो मैं तो
60 डेज़ के बाद पेमेंट दूंगा, तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। उस केस में आपको, अगर आपने एग्रीमेंट करा रखा है 60 दिन से या उससे ज़्यादा का, तो उस केस में भी आपको मैक्सिमम 45 डेज़ के अंदर में पेमेंट देना है। आप समझ रहे क्या है एक्ट कहता है कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन में पेमेंट दो। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें, आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। यानी आप 15 दिन से ज्यादा उसके पैसे नहीं रख सकते अपने पास। यू हैव टू मेक हिम पेमेंट। और अगर आपने कोई एग्रीमेंट फाइल करा लिया उसके साथ तो मैक्सिमम 45 डेज तक, यानी 45 डेज से ज़्यादा आप उस MSME वेंडर का पैसा अपने पास नहीं रख सकते। और अगर रखेंगे तो देखेंगे इस एक्ट में क्या क्या चीज़ें होना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है। सपोज हमारा बिल बनता है 14 जनवरी को, ठीक है, तो हमने उसका ड्यू डेट बताया 3 फरवरी, लेकिन हमने उसके साथ एग्रीमेंट क्योंकि हमने एग्रीमेंट उसको कर रखा है 60 डेज़ का, तो हमारा डेज कब जाना चाहिए? 60 डेज़ के बाद, यानी ये फरवरी के बाद मार्च, और फिर मार्च के बाद 4 अप्रैल को हमारा ड्यू पड़ रहा है ना। सप्लाई हमने लिया 3 फरवरी को, 4 अप्रैल को इसका ड्यू हो रहा है, हमारा जो पेमेंट है वो ड्यू हो रहा है। तो उस केस में अगर हमने कोई एग्रीमेंट रिटर्न एग्रीमेंट रखा है तो ठीक है, अगर नहीं रखा है तो आपको मैक्सिमम बाय 15 डेज यानी 20 मार्च तक उसको पेमेंट करना है। आपका ड्यू अप्रैल है बट यू हैव टू मेक पेमेंट ऑन 20 मार्च। समझ रहे हैं क्या चीज़ें हैं, क्या क्रिटिकल चीज़ें आपके साथ हम डिस्कस करने हैं। आप हम लोग हो जाते हैं निश्चिंत करें, इसको तो 45 डेज में पेमेंट देना है, देखते हैं। आपको ये भी हो सकता है कि आप ITR भरेंगे तो उसका नहीं एक्सपेंसेस दिखा पाएंगे जो पेमेंट आपने इसको 45 दिन के बाद या 15 दिन के बाद दिया है विदाउट एग्रीमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको सजा मिल सकती है इसकी। सो दैट्स व्हाट आई विल सी, कैसे विल सी इट ओवर देयर। तो ये देखा हमने इसके, अगर आपने उसका कोई एग्रीमेंट अभी भी देखे और आपने अगर कोई एग्रीमेंट उसका साथ बना रखा है तो उस केस में आपको क्या है, मैक्सिमम बाय 12 फरवरी तक आपको इसको करना ही पड़ेगा। सो दैट वाज इससे अगर 45 दिन का आपको मिलेगा ग्रेस अगर आपने एग्रीमेंट बना रखा है, और अगर आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया तो आपको 15 दिन का। दिस इज व्हाट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी कैन डिस्कस हियर। अब हम आपको उसी चीज को लेके दूसरे एग्जांपल से, मान लो 14 फरवरी को आपने 14 जनवरी को आपने ऑर्डर दिया और 3 फरवरी को आपका मटेरियल रिसीव हुआ, 60 दिन का उसने क्रेडिट दिया है, तो ये आपका 20 मार्च तक जाता है। बट अगर आपने एग्रीमेंट साइन नहीं किया, 4 अप्रैल को जाता है, लेकिन अगर आपने एग्रीमेंट साइन नहीं कराया तो आपको 20 मार्च तक ही उसका पेमेंट देना है। वाइस वर्सा अगर उसका आपने एग्रीमेंट करा रखा है, अगर विथ एग्रीमेंट है तो मैक्सिमम 45 डेज को ये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। दीज आर द 3 क्रिटिकल पॉइंट्स विच इज बीइंग, ये तीनों सिनेरियोज को हमने यहाँ पर रखा है। यानी आपके पास क्या कंडीशन है कि अगर आप किसी भी MSME बायर से प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका पेमेंट विद इन 45 डेज होना चाहिए। अब यहाँ पे एक ऑप्शन भी है
किसके लिए? बायर्स के लिए, वेंडर्स के लिए नहीं, बायर्स के लिए ऑप्शंस है कि वो अपना जो है अगर फेलियर हो जाता है तो आपने देखा होगा MCA के गाइडलाइंस के हिसाब से MSME में जब जाएंगे तो एक फॉर्म उन्होंने दिया है, एक्सेल सीट भी उन्होंने दिया, जिसमें आपको रीजन बताना पड़ेगा कि बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन यू हैव नॉट पेड द अमाउंट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में आपने क्यों नहीं पे किया, उसका रीजन भी बताना पड़ेगा। और आप अगर सही रीजन देंगे तो ठीक है, अगर सही रीजन नहीं दे पाएंगे तो हो सकता है आपके ऊपर लीगल एक्शंस भी लिया जाए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि ये 45 डेज का एक है और ये दूसरा 15 दिन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स है कि अगर आप किसी MSME वेंडर से सामान खरीदते हैं और उसका पेमेंट अगर आप लंबा खींच रहे हैं तो उस केस में हो सकता है कि आपको कुछ एडवर्स इफेक्ट पड़े आपके बिजनेस पे, जो कि हम आपको दिखाते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अभी हमने देखा सेक्शन 15 के अंदर ये गाइडलाइंस है, सेक्शन एक्ट 16 के अंदर में 16 सेक्शंस के अंदर में बताया जाता है कि आपको क्या पनिशमेंट मिलने वाला है। तो यू विल रिसीव द पनिशमेंट। एक चूंकि आपको पता है MSME में जो रजिस्टर्ड होता है उसको जो लोन देती है बैंक, वो लोन क्या होता है? वेरी लेस होता है, 6.75% का इंटरेस्ट उसको देना पड़ता है। अब 6.75 का इंटरेस्ट उसको देना पड़ता है और उसके पास अगर टाइमली पेमेंट नहीं आ रहा है, अगर उसके पास टाइमली पेमेंट नहीं आ रहा है तो ही इज अनेबल टू फील द ऑब्लिगेशन ऑफ द बैंक। बैंक के ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उसको लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाएगा। तो जब वो टाइमली रीपेमेंट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? उसके इंटरेस्ट बढ़ेंगे, अदर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, है ना, फाइन लगेगा। तो वो क्या है, उस तरह से उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा जाएगी और वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने 16 अंडर सेक्शन 16 में आपको 3 टाइम का पनिशमेंट दे दिया। यानी अगर आप उसको टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो यू हैव टू पे 3 टाइम ऑफ दिस इंटरेस्ट, यानी 6.75 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 20.25 इतना आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। और साथ में आपको एक रीजन भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। और एक चीज बता देते हैं, अगर ये पेमेंट अगर आपने रीजन दिया भी, अगर रीजन उसको वैलिड नहीं लगा, यानी जो काउजेस है, जो आप रीजन बताएंगे उसको अगर वो वैलिड नहीं लगता है, यानी डिपार्टमेंट को ये वैलिड नहीं लगता है, तो क्या करेंगे? ये आपका जो खर्चा है ये आप अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स में नहीं दिखा सकते, यानी ये खर्चा आपके प्रॉफिट में से जाएगा। तो सुन लीजिए भाइयों, कितना इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको, और ये गाइडलाइंस किसका है? अंडर द गाइडेंस ऑफ RBI गाइडलाइंस इशू किया गया। तो ये MCA एक्ट के अंदर में चेंजेस करके इस चीज़ को ध्यान में रखा है कि जो भी कंपनियां अपने आप को MSME के अंदर में रजिस्टर्ड कर रखा है, उसके वेस्टेड इंटरेस्ट को बरकरार रखने के लिए, उसको फिजिबिलिटीज देने के लिए, बिजनेस में उसके एग्जिस्टेंस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट चेंजेस किया है। और आपको बता दें, इसमें तो सबसे बड़ी बात है इसका फॉर्म 1, MSME फॉर्म 1, जिसमें आपसे डिक्लेयर करवाएगी सरकार कि भैया वो कौन कौन सा पेमेंट है जो आपने टाइमली नहीं किया, और जो ये डिक्लेरेशन आप करेंगे इसके अगेंस्ट में आपको चैलेंजेस आएगा जब आप रिटर्न भरेंगे इनकम टैक्स का। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए, और मैं आपको इसी तरह की बहुत सारी जानकारियाँ समय समय पर देते रहूँगा। गुड बाय।